इस वीडियो में मैं आपको भगवान श्री कृष्ण की उन 64 कलाओं के बारे में बताऊंगा जो उन्होंने 64 दिनों में सीखी थी, जिनमें अत्यधिक कुशल होने के कारण ही उन्हें पहले पूर्ण पुरुष और फिर भगवान की उपाधि प्राप्त हुई थी। सभी 64 कलाएं कालजयी कला हैं या नहीं? जितनी उपयोगिता इनकी हजारों साल पहले थी, उतनी ही आज भी है, और आज से हजारों साल के बाद भी इनकी इतनी ही उपयोगिता रहेगी। और इसीलिए आपको यह चाहिए कि इन 64 कलाओं को समझने और सीखने का यथासंभव और यथाशक्ति प्रयास अवश्य करें। अब देखिए, समझने में आसानी रहे, इसीलिए इन 64 कलाओं को 5 प्रकारों में विभाजित किया गया है, जो हैं चारों कला, रूप कला, निश्चय कला, बुद्धि, परीक्षण कला और त्रिफला पाउडर कला। शुरुआत चारों कला से करते हैं। देखिए, चारों कला असल में उन लोगों के लिए इस्तेमाल की जाती है जिनसे प्रेम, शत्रुता और मित्रता का संबंध होता है। सबसे पहली कला होती है अनजान कला, और इसमें असल में यह किया जाता है कि आज पास और दूर दूर तक, जहां तक भी नजर जा सकती है, वहां पर जो कुछ भी हो रहा होता है उस पर पैनी नजर रखी जाती है और इस बात को समझने की कोशिश की जाती है कि सामने वाला जो कुछ भी कह रहा है या कर रहा है, उसके पीछे उसकी भावना और उसका आशय क्या हो सकता है, और इस समय मुझे क्या करना चाहिए। दूसरी होती है परदृष्टि पंचम कला। जो कुछ भी हम सोच रहे होते हैं, करने के बारे में सोच रहे होते हैं या कर रहे होते हैं, किसी भी प्रकार से हमारे हाव भाव, चेष्टा और कर्म में व्यक्त नहीं होने देना, झलकने नहीं देना। तीसरी कला होती है सरपंच चंचला। अलग अलग तरीके से आवाज के उतार चढ़ाव से या बात को कहने के ढंग से गुप्त रूप से संकेत देना, ताकि वह बंदा समझे जिसको समझ में आना चाहिए और दूसरा नहीं समझ सके। इस चीज को जरा समझ लीजिए, यह बहुत ही काम की चीज है। ये देखिए, मैं अपने किसी भी बिजनेस पार्टनर से चाहे किसी भी तरीके से पैसे क्यों ना मांग लूं, वह हमेशा यही कहेंगे कि यार अभी व्यवस्था नहीं हो पा रही है। पर अगर मैं ये बोलूं कि भैया इतने पैसे डलवा देना, तो क्योंकि पैसे डलवा देना के वर्ड हैं, वह रहेंगे। चौथी कला होती है गिरधर, और इसमें आम तौर पर जितने भी इंडोर गेम खेले जाते हैं उनमें अत्यंत प्रवीणता प्राप्त की जाती है। अब देखिए, बहुत ही जरूरी कला है कि एक आदमी जिस तरह से खेलता है और जिस तरह से अपनी जीत या हार को लेता है, उससे उस आदमी के बारे में लगभग सब कुछ जाना जा सकता है। और एक्सपर्ट होने के लिए इसलिए कहा जा रहा है ताकि बड़े से बड़े और छोटे से छोटे के साथ उसके लेवल पर जाकर खेल सके और चाहे तो जिता दे, चाहे तो हरा दे। पांचवीं कला होती है अलंकार भूषण, और इसमें अवसर के अनुसार सही तरह से पहनना, ओढ़ना और सजना संवरना सीख जाता है। अब आइए, छठी कला होती है गायक तत्व। सुर और ताल की समझ होना और अलग अलग प्रकार के वाद्य यंत्रों के साथ आवाज के सही उतार चढ़ाव के साथ गाना गाना। सातवीं कला है चित्र क्रिया। अलग अलग प्रकार के चित्र, संकेत और चेहरे और शरीर के हाव भाव से अपने विचार व्यक्त करना और दूसरों के चित्र, संकेत और हाव भाव को समझ लेना। इस चीज को जरा समझ लीजिए कि इसका उपयोग किस तरह से किया जाता है। ये देखिए, अगर मेरे बेटे से कोई सवाल पूछा जाए और उस वक्त अगर मैं अपना चश्मा सही कर लूं, तो उसका जवाब हमेशा हाँ होगा। अगर किसी भी तरह से अपनी दाढ़ी पर हाथ लगा दूं, तो उसका जवाब हमेशा नहीं होगा। आठवीं कला है नाट्य कला, और इसमें हाव भाव के साथ नृत्य करना और अभिनय करना सीखा जाता है। नवीं कला है चलितक युग, और इसमें असल में आसपास ऐसा माहौल बना दिया जाता है जिससे सामने वाले को हमारी बात पर पूरी तरह से भरोसा हो जाता है। एक वीडियो है झूठ बोलने के 6 नियम, आप उस वीडियो को जरूर देखिए। और चारों कला में 10वीं और आखिरी कला होती है परकाया प्रवेश। किसी दूसरे आदमी या औरत के जैसा रूप और वेश धारण कर लेना या फिर उसी के जैसी आवाज में बात कर लेना, ताकि सामने वाला असली और नकली में अंतर नहीं समझ पाए। अब आइए कारू कलाओं पर, और इनमें असल में उन कलाओं को सिखाया जाता है जिनसे कोई काम का काम होता है या फिर कोई काम की चीज बनाना सीखा जाता है। सबसे पहली होती है मृतिका कला, और इसमें मिट्टी से अलग अलग तरह के बर्तन या खिलौने बनाने की कला सीखी जाती है। दूसरी होती है काष्ठ कला, और इसमें लकड़ी का इस्तेमाल करके काम में आने वाली अलग अलग तरह की चीजें, जैसे कि
फर्नीचर का सामान बनाना और लकड़ी से ही बनने वाले अलग अलग तरह के हथियार अत्यधिक सूक्ष्मता और शुद्धता से बनाने की कला सीखी जाती है। तीसरी कला होती है लोह कला, और इसमें अलग अलग तरह के बर्तन और अस्त्र शस्त्र को बहुत ही ज्यादा मजबूत बनाने की कला सीखी जाती है। चौथी कला होती है धातु कला, और इसमें अलग अलग तरह के आभूषण, बर्तन और अस्त्र शस्त्रों को बनाने के लिए सही धातु का चयन करना, अलग अलग धातुओं को सही मात्रा में मिलाना, और जो भी वस्तु बनाई गई है उसकी सही तरह से परीक्षा कर लेना सिखाया जाता है। अगर आपने बाहुबली फिल्म देखी है तो उसमें एक सीन है जब सौदागर अपनी तलवार की बहुत तारीफ करता है, तब कटप्पा उस तलवार को जरा सा चलाकर देखता है और बोल देता है कि तलवार तो अद्भुत है, पर हमारी अवंतिका के सामने नहीं टिक पाएगी। फिर वह अपनी बात को सिद्ध करने के लिए उस तलवार को बीच में से चीर कर दिखा देता है। पांचवीं कला होती है यंत्र कला, और इसमें लकड़ी और धातु का इस्तेमाल करके अलग अलग तरह के यंत्र बनाने की कला सीखी जाती है। छठी कला होती है वस्त्र कला, और इसमें रुई को काटकर धागा बनाना और उस धागे से सिरवी छोड़कर और पिरोकर अलग अलग तरह के कपड़े बना लेना तथा फट जाने पर या उधड़ जाने पर उनकी मरम्मत करना सीखा जाता है। सातवीं कला होती है चमड़ा कला, और इसमें चमड़ा बनाना तथा चमड़े से अलग अलग तरह की चीजें बनाना सिखाया जाता है। आठवीं कला होती है अग्नि संस्थान कला, और इस कला का सबसे ज्यादा इस्तेमाल युद्ध में किया जाता था। इसमें आग को लगाना, उसे जलाए रखना, जितना चाहे बढ़ा देना और उसे एकदम से बुझा देना, ये सारी चीजें सिखाई जाती हैं। नवमीं कला होती है जल संस्थान भवन कला, और इसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल खेती किसानी और पेयजल की आपूर्ति के लिए किया जाता है। इसमें जल को नियंत्रित करना, यानी बांध बनाकर जल की शक्ति को संतुलित करना और आवश्यकतानुसार जल प्रवाह को बढ़ाना या कम करना सिखाया जाता है। इसके अलावा इसी कला के अंतर्गत तालाब, बावड़ी और कुएं का निर्माण तथा खेतों में सिंचाई के लिए सही विधि अपनाना भी सिखाया जाता है। 10वीं कला होती है पाक कला, और इसमें अलग अलग जगहों पर प्रचलित विशेष और साधारण व्यंजन बनाने की कला सिखाई जाती है। 11वीं कला होती है आसव कर्म, और इसमें अलग अलग तरह के शरबत, शिकंजी, चटनी, अचार, मुरब्बे और लेस बनाना तथा इन्हें लंबे समय तक सुरक्षित रखने की कला सिखाई जाती है। 12वीं कला होती है गंध विज्ञान कला, और इसमें अलग अलग प्रकार की चीजों को मिलाकर सुगंधित द्रव्य बनाने की कला सिखाई जाती है। इसका उपयोग इत्र बनाने के अलावा युद्ध, चिकित्सा और गुप्तचर्य में भी किया जाता था। 13वीं कला होती है रत्न चिकित्सा कला, और इसमें लक्षणों के आधार पर बीमारी की पहचान करना और उसे जड़ से खत्म करने के लिए अलग अलग धातुओं, खनिजों और जड़ी बूटियों के उपयोग से औषधि बनाना सिखाया जाता है। 14वीं कला होती है औषधि सिद्धि, और इसमें यह सिखाया जाता है कि किस प्रकृति के व्यक्ति को किस बीमारी में कौन सी औषधि दी जानी चाहिए, कितनी मात्रा में दी जानी चाहिए और कब तक दी जानी चाहिए, ताकि बीमारी जड़ से खत्म हो जाए और दवा का कोई दुष्प्रभाव न पड़े। 15वीं कला होती है गुटिका निर्माण कला, और इसमें अलग अलग औषधियों की मात्रा को नियंत्रित करते हुए गोलियां बनाने की कला सिखाई जाती है, जिनका उपयोग युद्ध, चिकित्सा और गुप्तचर कार्यों में किया जाता था। 16वीं कला होती है कालवन संखला, जिसका अर्थ होता है मृत्यु को मात देने की कला। युद्ध में शत्रु द्वारा घातक आक्रमण करने पर, शरीर में किसी अस्त्र शस्त्र के घुस जाने पर या किसी अंग के कट जाने पर इस कला के माध्यम से उपचार और रक्षा के अत्यधिक उपाय अपनाए जाते थे। इसमें सर्जरी से लेकर अत्यधिक शक्तिशाली औषधियों का उपयोग शामिल था। 17वीं कला होती है स्वर शास्त्र, और इसमें अपनी सांसों पर नियंत्रण करने की कला सिखाई जाती है। बहुत लंबे समय तक बिना थके काम करना और अत्यधिक परिश्रम के बाद भी दम न उखड़ने देना, यह इस कला का मुख्य उद्देश्य होता है। इस कला का दूसरा पहलू यह है कि घ्राण शक्ति, सूंघने की शक्ति को तेज करके वातावरण के खतरों का पहले ही अंदाजा लगाया जाए। 18वीं कला होती है स्तंभन कला, यानी लंबे समय तक जवान बने रहने की कला। इसमें बल और वीर्य बढ़ाने के लिए अलग अलग प्रकार के योग, प्राणायाम और औषधियों का उपयोग सिखाया जाता था। 19वीं और आखिरी कला होती है काम कला,
जिसमें अलग अलग आसन लेकर विभिन्न मुद्राओं में अत्यधिक लंबे समय तक रमण करने की कला सिखाई जाती थी। तीसरी श्रेणी, व्यापार और अर्थव्यवस्था को बढ़ाने वाली कलाएं। पहली कला होती है शकुन शास्त्र, जिसमें परिस्थिति और लोगों के हाव भाव देखकर यह समझने की कला सिखाई जाती थी कि कौन सा कार्य करने का सही समय कब है। दूसरी कला होती है कूट व्याख्या, और इसमें गुप्त संकेतों एवं कोडेड भाषा को समझने और डिकोड करने की कला सिखाई जाती थी। तीसरी कला होती है व्यापार कला, जिसमें व्यापार और लेन देन के सभी सिद्धांतों का व्यावहारिक उपयोग करना सिखाया जाता था। चौथी कला होती है वास्तुकला, जिसमें नगर एवं भवन निर्माण के सिद्धांत और तरीके सिखाए जाते थे। एक वीडियो है, पढ़ाई का कमरा कैसा होना चाहिए, आप उसे जरूर देखिए। पांचवीं कला होती है रत्न शास्त्र, जिसमें अलग अलग प्रकार के सिक्के, आभूषण और रत्नों की शुद्धता की परीक्षा करने की कला सिखाई जाती थी। चौथी श्रेणी, बुद्धि एवं स्मरण शक्ति को बढ़ाने वाली कलाएं। पहली कला होती है इतिहास अध्ययन, जिसमें रामायण, महाभारत और अन्य ग्रंथों का अध्ययन करके आत्मज्ञान प्राप्त करना सिखाया जाता था। दूसरी कला होती है धारणा कला, जिसमें सुनी और पढ़ी गई चीजों को लंबे समय तक याद रखने की कला सिखाई जाती थी। इससे संबंधित 2 वीडियो हैं, आचार्य चाणक्य विद्यानिधि और आचार्य चाणक्य नीति, इन्हें जरूर देखिए। तीसरी कला होती है वाक सिद्धि, जिसमें व्यवहारिक, महत्वपूर्ण और सारगर्भित बातें कहने की कला सिखाई जाती थी। चौथी कला होती है गणित विद्या, जिसमें संख्याओं की तेज गणना करने की कला सिखाई जाती थी। पांचवीं श्रेणी, युद्ध एवं आत्मरक्षा की कलाएं। पहली कला होती है पादुका सिद्धि, जिसमें बिना किसी वाहन के लंबी दूरी तय करने की कला सिखाई जाती थी। दूसरी कला होती है अनिरुद्ध, जिसमें गहरी खाइयों और ऊंचे पहाड़ों पर चढ़ने और उतरने की कला सिखाई जाती थी। तीसरी कला होती है हस्तलाघव कला, जिसमें हाथ की सफाई की कला सिखाई जाती थी। इस कला का उपयोग या तो जादूगरी में किया जाता था या फिर चोरी के लिए। भगवान श्री कृष्ण की 64 कलाएं केवल प्राचीन ज्ञान नहीं थीं, बल्कि वे मानव जीवन के हर पहलू को समृद्ध बनाने के लिए थीं। अगर हम इनमें से कुछ कलाएं भी सीख लें, तो हमारा जीवन पूरी तरह बदल सकता है। आप कौन सी कला सीखना चाहेंगे?